हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद। कैसे दोस्तों? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत खालरा। आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि 40 साल के बाद 50% से ज़्यादा लोगों में ये बीमारी शुरुआत हो चुकी होती है, जो आगे बढ़ के बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का रूप लेती है, हार्ट अटैक का, स्ट्रोक का। लेकिन आप ये सोचिए कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता, सिम्टम ही नहीं होते ना, वो उनको पता होता है कि हमारे अंदर ये प्रोसेस शुरुआत हो चुकी है। सिम्टम होते हैं अजीबोगरीब और उनको लगता है कि ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन आज मैं सिम्टम जो बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखो। मतलब ये शुरुआत हो चुकी है आपकी खून की नाड़ियों में चर्बी जमा होने की। कोई ज़रूरी नहीं होता कि वो हार्ट पे असर करेगी, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। आज यही बताने जा रहा हूँ कि जो चर्बी जमा हो जाती है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये आखिर सिर्फ हार्ट को इन्वॉल्व नहीं करती है, कई बार कुछ और ऑर्गन को भी इन्वॉल्व करती है। तो सबके सिम्टम बताऊंगा। तो अगर इनमें से कुछ भी सिम्टम है, अपना टेस्ट जरूर कराएं। और कोविड के बाद तो टेस्ट और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें नहीं पता कोविड ने, और कुछ लोग कहते हैं वैक्सीन ने, हमारे शरीर पे क्या असर डाला है, हमें नहीं पता। पर क्लॉटिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इसीलिए आज मैं टॉपिक लेके आऊं, एथेरोस्क्लेरोसिस की हार्ट के अलावा बाकी जगह पे क्या क्या करती है, और आपको कैसे पता लगाना है कि आप में ये सिम्टम अगर हैं तो आप में भी ये ब्लॉकेज हो सकती है। एथेरोस्क्लेरोसिस यानी खून की नाड़ी में, ब्लड वेसल में, आर्टरी में एथ्रोमा यानी एक सब्सटेंस जमा हो जाता है, जिसमें कि फैट होता है, जिसमें कि कैल्शियम होता है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल होता है और दूसरे सब्सटेंस होते हैं। तो शुरू में अगर देखो, अगर हल्का फुल्का ब्लॉकेज है, हल्की फुल्की एथेरोस्क्लेरोसिस है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब तक कि वो सिग्निफिकेंट ज़्यादा ब्लॉकेज ना हो जाए, तब सिम्टम आने शुरू होते हैं। लेकिन शुरुआत में सिम्टम ऐसे होते हैं, कई लोगों को लगता है कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं। तो आज मैं हार्ट की तो शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि हार्ट के तो सबको पता है कि हार्ट की ब्लॉकेज के क्या सिम्टम होते हैं। छाती में दर्द होता है, चलने में सांस फूलती है ना। तो ये घबराहट हो जाना, ये सब एंजाइना के तो मैं हम लोग वीडियो देखते रहते हैं। लेकिन बाकी कौन कौन से ऑर्गन है जहाँ पे ब्लॉकेज आपको अगर है, तो उसके सिम्टम क्या हो सकते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं। पहली चीज, पहले बता दूं कहाँ कहाँ असर होता है। हार्ट पे, ब्रेन पे, आपकी खून की नाड़ियों में, बाजुओं में, पैरों में, पेट में, किडनी में। ठीक है, इन सब में भी ब्लॉकेज हो सकती है, कहीं पे भी। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा पैरों में। और जो पेरिफ्री होती हैं, जो आपकी पैर होते हैं, टांगे हैं, इनमें कुछ ऐसे लक्षण आने शुरू हो जाते हैं जो बताते हैं कि भाई ब्लॉकेज हो रही है। आप जिसको कुछ सोच रहे हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जिसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज, पीएडी। पीएडी। तो कैसे पता चलेगा कि आपको ये आपकी टांगों में, नाड़ियों में, जो आपके लेग्स हैं, उनके खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज आनी शुरू हो चुकी है? हम जनरली इसको सीरियसली लेते नहीं हैं, लेकिन बताता हूँ कैसे हमें पता चलेगा। एक तो अगर आपके हाथ पैरों पैरों में स्पेशली जलन रहती है, सुनपन रहता है, या पैरों में दर्द होता है सोते समय, तो एक सिम्टम ये हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सिम्टम पता क्या है? सबसे बड़ा सिम्टम होता है इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक में हो। इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन ये होता है कि जब आप चलते हो, आपके पैरों में, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, जब आप रुक जाते हो तो ठीक हो जाता है। इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। लेकिन ये भी देखा गया कि 10 में से 4 लोगों में ये अब्सेंट होता है। कुछ और सिम्टम होते हैं, जो वही मैं बताने जा रहा हूँ। बाकी सिम्टम्स ऐसे कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों में हो और आपने इसको गौर ही ना किया हो, इसके बारे में परवाह ही ना की हो। एक तो पैरों में जलन का होना, सोते समय पैरों में दर्द होना, टांगों पे से बालों का गायब हो जाना, हेयर लॉस होना, चिकनी टांगे, बिल्कुल शाइनी टांगे, ये भी एक लक्षण हो सकता है। और सेक्स में प्रॉब्लम होता है, प्री मेच्योर एजेकुलेशन, वो जो है वो भी एक निशानी होती है। मसल एट्रोफी, मसल कमज़ोर हो रही हैं, पतली होती जा रही हैं पैरों की, तो या टांगों की। और ठंडी स्किन रहती है, हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है बहुत ठंडी है। ठीक है। और अगर फील करो तो पल्स कई बार अब्सेंट होती हैं, या बहुत मुश्किल से फील होती हैं पैरों की पल्स। कई बार 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 पैरों में इन्फेक्शन होता है, सॉफ्ट टिश्यू स्किन में इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, तो ये भी उसकी निशानी हो सकती है। और कई बार अल्सर बन जाते हैं पैरों में या टांगों में, तो ये भी निशानी हो सकती है। ठीक है। तो ये जो अगर आपके टांगों में इस तरह के लक्षण हैं, पैरों में ये लक्षण हैं, तो समझ जाओ कि कहीं ब्लॉकेज भी हो सकती है। तो इसका पता कैसे लगाएं? इसका पता लगाने के टेस्ट हैं। सबसे जो मेन 2 टेस्ट जो मैं मानता हूँ, एक तो कलर डॉपलर स्टडी है, वस्कुलर स्टडी, कलर डॉपलर वस्कुलर स्टडी। दूसरी एंजियोग्राफी होती है।
सीटी स्कैन से भी हो सकती है या एमआर एंजियोग्राफी भी हो सकती है। तो एंजियोग्राफी और सीटी डॉपलर, लेकिन पहले आपको ये लक्षण पता होने चाहिए कि मेरे पैरों में अगर ये सब हो रहा है तो मतलब प्रॉब्लम ब्लॉकेज की हो सकती है। कल को ये ब्लॉकेज अगर पैरों में है तो हार्ट में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। ये थोड़ी कि उसने सोचा मैं तो सिर्फ ब्लॉकेज पैरों में ही होकर रह जाऊंगी, बाकी जगह नहीं जाऊंगी। सर ये प्रोसेस जो होता है पूरी बॉडी में और भी जगह पे निकल सकता है। अभी तो मैं सिर्फ पैरों की बात बताई है। पेट में मिजेंट्रिक इस्कीमिया, पेट में अगर ब्लॉकेज है, नाड़ियों में ब्लॉकेज है तो क्या हो सकता है? खाना खाने के बाद दर्द हो सकता है, ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस बन सकती है। हम जिसको सोचते रहते हैं कुछ नहीं है कुछ नहीं है, पता चला यहाँ पे भी ब्लॉकेज है। इसीलिए मैं कहता हूँ जिन लोगों को पेट के प्रॉब्लम्स होती हैं आपको बहुत सतर्क रहना। मैं मानता हूँ कि बाहर का खाना पीना से पेट खराब हो जाता है, लेकिन कई बार मैंने देखा कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी ये सब पेट की प्रॉब्लम होती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि खाली ये मत सोचते रहिएगा अगर आपका वजन ज़्यादा है, आपको शुगर है, बीपी है और पेट में भी प्रॉब्लम चल रही है तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो सकता है, शुरुआत हो रही है। शुगर के पेशेंट में तो खैर पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो एक तो ये पेट की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, और डायरिया भी हो सकता है, नोजिया भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कई लोग डर के मारे खाते ही नहीं है, क्योंकि खाना खाते हैं उनको दर्द शुरू हो जाता है और डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है कुछ नहीं है, पेट में एसिडिटी है, पेट में सूजन है, अल्सर बना हुआ है, पेट की एसिडिटी की दवाइयाँ लिख के दे दी जाती हैं, जबकि प्रॉब्लम कुछ और होती है। ये रेयर डिजीज हैं कि मिजेंट्रिक इस्कीमिया, कि पेट की नाड़ियों की भी ब्लॉकेज हो चुकी है, वहाँ पे भी आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है। अब इसके साथ ब्रेन में हो सकती है, ब्रेन में टीआईए हो सकता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक, कि थोड़ी देर के लिए ब्लॉकेज हो गई और निकल गई तो आपको हल्का सा चक्कर आया या एक तरह का मुंह टेढ़ा हो गया या बोलने में दिक्कत हुई, ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। कई लोगों को स्ट्रोक ही हो जाता है, पैरालिसिस ही हो गई। तो शुरुआत में सिम्टम हो सकते हैं, तो आपको बहुत वो रहना पड़ेगा। हार्ट के हमें सब पता ही है कि अगर आपको चलते हुए चक्कर आ जाता है, थकान रहती है बहुत ज़्यादा, चलने में सांस फूलती है, धड़कन हो जाती है, या चलने में छाती में भारीपन लगता है या बाजुओं में भारीपन लगता है, तो ये हार्ट की निशानियाँ हैं। कुल मिला के और जो कि मेरा आज मकसद मेन ये था कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी खून की नाड़ियों में ब्लॉकेज सिर्फ हार्ट में ही नहीं होती है, वो हार्ट में के अलावा ब्रेन में भी हो सकती है, किडनी में भी हो सकती है। अब किडनी में कैसे पता चलेगा? अगर हाई ब्लड प्रेशर रहना शुरू हो गया है या किडनी के फेलियर के लक्षण आ रहे हैं तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है। उसके लिए भी डॉपलर एक नाम का एक टेस्ट होता है ना। तो तो और कौन से पेशेंट रिस्क फैक्टर पे होते हैं ये भी बता दूं, किस किस को रिस्क ज़्यादा है। जिनका पेट निकला हुआ है, एब्डोमिनल ओबेसिटी है, जिनका खाली पेट ज़्यादा निकला हुआ है, इनमें ज़्यादा खतरा होता है। पूरी बॉडी तो पतली है लेकिन पेट निकला हुआ है, तो ये इस तरह की ओबेसिटी ज़्यादा खतरनाक होती है। शुगर है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हाई ब्लड प्रेशर है, दारू ज़्यादा पीते हो, स्मोकर्स हो, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये बढ़ा हुआ है तो ज़्यादा चांसेस है। सीआरपी बढ़ा हुआ आता है, हाई सीआरपी है तो ये भी ज़्यादा चांस है। फैमिली हिस्ट्री है, ये भी ज़्यादा है। ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, ये भी रिस्क फैक्टर है। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये भी रिस्क फैक्टर है। फ्रूट सैलेड नहीं खाते हैं, ये भी रिस्क फैक्टर है। स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, टेंशनें बहुत हैं, ये भी स्ट्रेस फैक्टर है। स्लीप एपनिया, रात को सोते समय ऑक्सीजन लो हो जाती है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी चर्बी जमा होने के सिम्टम हर एक को आए। मैंने बताया ना 50% 40-45 साल के बाद, 45 से 84 के बीच में 50% को तो पता ही नहीं चलता कि उनको ब्लॉकेज है। मैं सच बता रहा हूं, अगर पूरी बॉडी की ब्लॉकेज के टेस्ट कराए जाएं आधों में निकल आएगी ब्लॉकेज थोड़ी बहुत है या ज़्यादा। तो इसीलिए कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं, और इसमें सबसे ऊपर मैं रखता हूं स्टेटिन्स को। स्टेटिन्स जो कि इसको रोकती हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को। दूसरे नंबर पे आती है एस्प्रिन, एंटीप्लेटलेट। तो ये दवाइयाँ ऐसी हैं और स्पेशली कोविड के बाद तो इनकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, और मैंने भी खानी शुरू कर दी है स्टेटिन्स। आपको बताऊंगा किसी दिन और कि मैंने खानी क्यों शुरू करी है और मुझे मेरी बॉडी में क्या क्या बदलाव आने शुरू हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। क्या देख भाई, बॉडी तेरी है, ध्यान तूने रखना है। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ। लोग मुझे कहते हैं सर हम आपका बहुत वीडियो देखते हैं, बहुत ये करते हैं। सर करते तो हो, देखते तो हो, लेकिन करते क्या हो? जब मुझे पता चलता है कि उनकी हरकतें देख के, तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरा वीडियो देख के तुम्हें क्या समझ में आता है? मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हें कोई फ़र्क पड़ता है। तुम सिर्फ देखते हो, पता नहीं कौन सा ज्ञान लेते हो और ज्ञान लेके एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हो। तो इसलिए ज़िंदगी आपकी है और ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसकी देख रेख करो, नहीं तो फिर ज़िंदगी कब छोड़ के चली जाएगी आपको पता नहीं है। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए
कभी रुलाए जिंदगी या जिंदगी बाबू मोशाय। जिंदगी का कुछ नहीं पता, मैं रहूँगा, तुम रहोगे, हम दोनों रहेंगे, किसी का कुछ नहीं पता। तो अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है, इसकी देखभाल कर लो। थैंक यू। आपका अपना नन्ना मुन्ना डॉक्टर नवनीत कालरा। शुक्रिया।